नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कर रहे थे आपके डीएफसीसीआई का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने कवर किया हुआ इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए इसके पहले जो है हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का जो है क्लास आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। और आपका जनरल साइंस का भी क्लास चल रहा है और जीके का भी। तो आप लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट जीके का जो है आप लोग देख सकते हो और तैयारी अपना कर सकते हो ऑपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का जो पीडीएफ है आपका, तो इसका हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट थ्योरी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो हमने आपको क्लास में कराए हैं, तो वो सारा का सारा जो है इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे ही आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग और साथ में जो आपका सीआरएम का है ये कंप्लीट होगा, तो हम जो है आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कोर्स भी आपका लॉन्च किया हुआ है। आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका एच एल डी एफ सी सी एल का, एच पी सी एल का हो गया, तो इन सभी में जो इंग्लिश और जीके के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसके लिए कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको जो है सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, जीके के जितने भी है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएगा इंग्लिश का, जो कि आपका ये ओनली 199 रुपीज़ में देखिए अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में बिना ऐड के आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो डेडिकेटेड होके। और देखिए जब आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में, यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और फिर बाई करने के बाद जो है आप लोग कंटेंट में जाना, इसमें जो है आपको जितने भी लेक्चर्स और पीडीएफ आए आपके, तो वो सारा आपको मिल जाएगा। इसमें सीरियल वाइज हमने बनाया हुआ है। तो जो लोग भी सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट, आपके जो भी एग्जामिनेशन है, तो केवल एक ही कोर्स से आप लोग कर सकते हो। तो देखिए प्रीवियस क्लास में जो है हमने बजट के बारे में हमने स्टडी किया था, और उसमें जो है हमने पूरा कंप्लीट देखा था बजट के बारे में, और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है आपका जो बजट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं आपके, तो वो आप लोग देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग बैंकिंग के बारे में कवर करेंगे हम लोग। और जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, तो वो जो है आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक का जो डेफिनेशन होता है वो हम लोग समझेंगे। तो बैंक जो आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसको कि लाइसेंस दिया जाता है ताकि वो जो है लोगों का वो रिसिप्ट को डिपॉजिट कर सके, और साथ में लोन्स वो प्रोवाइड कर सके। तो ये होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक होते हैं आपके। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक है तो वो अपने अकॉर्डिंग वो रन कर सकता है, इसके पीछे जो है उनको लाइसेंस लेना होता है, एक रेगुलेशन होती है आरबीआई के द्वारा जो उनको फॉलो करनी होती है। और इसके साथ में देखिए जो बैंक यहाँ पे जैसे आपको डिपॉजिट रिसीव तो करते ही हैं और लोन्स प्रोवाइड करते ही है, इसके साथ साथ में जो है ये और भी आपके जैसे और वर्क करते हैं, जैसे आपको वेल्थ का मैनेजमेंट के लिए हो गया, करेंसी का एक्सचेंज करने के लिए भी एक माध्यम होते हैं। और इसके साथ में जैसे कुछ सेफ डिपॉजिट जो बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे आपको वो सेफ होल्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे चीज़ भी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक। तो देखिए अगर हिस्ट्री देखा जाए बैंकिंग का, तो इंडिया की यदि हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहला बैंक था इंडिया में जो बना था, तो उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1770 में, जो कि ये अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया था। तो ये आप लोग याद कर लेना, फर्स्ट बैंक कौन सा था इंडिया का, तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसके बाद देखिए जो है और भी बैंक शुरू किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें कि आपका है बैंक ऑफ कोलकाता, जो कि पहले बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, फिर इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया और बैंक ऑफ मद्रास हो गया। तो ये जो तीनों बैंक थे, तो इसको देखिए बाद में मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये तीनों बैंक को मर्ज करके ही बनाया गया था। और फिर इसके बाद देखिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी को जब नेशनलाइजेशन कर दिया गया, नेशनलाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि जो मतलब कि जो उसमें शेयर जो होती है मैक्सिमम वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए प्राइवेट ओनर के कंपैरिजन में। तो ये जब नेशनलाइजेशन किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तो यही जो है बैंक बन गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये 1955 में नेशनलाइजेशन की गई थी। तो इसके बाद ये आपका बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका है, तो ये जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही जो है ये मतलब पहले इसका नाम था, जो कि नेशनलाइजेशन करने के बाद ये आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में की गई थी इसकी। और ये पहला बैंक था जिसका नेशनलाइजेशन किया गया था। फिर इसके बाद देखिए
और भी बहुत सारे बैंक थे, लेकिन ये सारे जितने बैंक्स आप कहती है ब्रिटिशर्स के द्वारा ये ऑन किए जाते थे, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि वो सारे जो है ब्रिटिशर्स रन करते थे, रूल करते थे हमारे इंडिया में। तो ये उन्हीं के द्वारा ये सारा बैंक चालू किए गए थे। लेकिन जब हमने आज़ादी ले लिया तो इसके बाद जो है नेशनलाइजेशन होना शुरू हो चुका था। लेकिन देखिए जो इंडिपेंडेंस से पहले भी एक बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि ये फर्स्ट ऐसा बैंक था जो कि पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में था, मतलब इसके जो है ऑनर अंग्रेज नहीं हुआ करते थे। तो ये जो है पहला ऐसा बैंक है कि जो कि पूरी तरीके से इंडिया कंट्रोल में था, पंजाब नेशनल बैंक। फिर इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे बैंक जो है वो बनते गए, मतलब आते गए, उनका जो स्थापना करते गए शुरू हो चुका था इंडिपेंडेंस के बाद। तो इस तरीके से जो बैंक पहले थे तो वो जो है प्राइवेट ओनर्स के, मतलब उनके द्वारा ज़्यादा उनके शेयर हुआ करते थे उसमें। लेकिन इससे क्या है कि गवर्नमेंट को जो है उतना बेनिफिट नहीं मिलता था। तो इसीलिए जो है इन्होंने जितने ही मेजर बैंक्स थे तो उसका नेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में देखिए जो 14 बैंक्स थे तो इनका नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। और इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था कि जिसके पास भी 50 करोड़ का डिपॉजिट है तो उनको जो है नेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नेशनलाइजेशन किया गया था आपका 1969 में, इस समय किया गया था 14 बैंकों का। फिर इसके बाद देखिए 6 और बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में। तो इस समय क्राइटेरिया रखा गया था यहाँ पे कि जिसके पास भी 200 करोड़ का डिपॉजिट है जो भी बैंकों का, तो उसको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो 6 और बैंक आपका हो गया नेशनलाइजेशन 1980 में। तो ये जो है जो आंकड़ा आपका दिया हुआ यहाँ पे, मतलब कि जो ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके यहाँ थे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए नेशनलाइजेशन करने के पीछे मकसद ये था कि जो प्राइवेट ओनर पहले थे बैंकों का जो कंट्रोल था उनके हाथ में, तो उनसे लेके जो है सरकार अपने हाथ में ले ले, ताकि जो है वो अच्छे से रन कर सके और जो मनी का फ्लो है उसको मैनेज कर सके मार्केट के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बैंक्स होते हैं इंडिया के अंदर में तो वो जो है एक अपेक्स बैंक के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और इंडिया की बात करें तो अपने देश में जैसे आरबीआई जो है ये सबसे अपेक्स बैंक होता है, यानी कि ये जो है कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है। और इसका देखिए जो एक्ट पास किया गया था आरबीआई के लिए तो वो 1934 में एक्ट पास किया गया था, आरबीआई एक्ट। और इसी के बाद जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। और इस समय देखिए जो कैपिटल था इनिशियल 5 करोड़ रुपीज था इसका। और शेयर होल्डर्स देखिए इसमें नॉन गवर्नमेंट थे, यानी कि गवर्नमेंट जो है इसका शेयर उनका ज़्यादा होता ही नहीं था इनका। मतलब जो शेयर होल्डर्स मैक्सिमम प्राइवेट ओनर के हाथ में थे। तो इस तरीके से आरबीआई भी पहले था आपका यहाँ पे, तो ये भी जो है कंट्रोल नहीं था, मतलब जो गवर्नमेंट जो रन करती थी उनके हाथ से। तो फिर बाद में जो है नेशनलाइजेशन इसका किया गया, जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद जो है आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, जो कि किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 को। तो ये याद रखने ला आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1949 में किया गया था यहाँ पर आपका। तो जितने भी प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे तो उनका जो शेयर होल्डिंग्स है तो वो अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। मतलब कि जो भी नेशनलाइजेशन किए जाते हैं आपके तो वो इसलिए किए जाते हैं ताकि वो कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। तो देखिए जो आरबीआई ये क्या है, सेंट्रल बैंक होता है। अपना कंट्री की बात करें तो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से जितने भी कंट्री होते हैं तो उनका भी अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, ताकि वो जो है रेगुलेट कर सके अपने जितने भी और भी जो छोटे छोटे बैंक हैं। तो इसमें देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि जो आरबीआई है तो ऐसा नहीं है कि ये छोटा बैंक बहुत बड़ा बैंक होता है, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी बहुत सारे इसमें मेंबर्स होते हैं। तो इसमें देखिए टोटल जो है आपके 14 जो है डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। साथ में एक गवर्नर भी होते हैं और इसके साथ में 4 डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं इसके अंदर में। और जो गवर्नर जो होते हैं तो वो चेयरमैन होते हैं बोर्ड का और चीफ एग्जीक्यूटिव जो बैंक के होते हैं सभी के। तो इस तरीके से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपका यहाँ पे है कि जो गवर्नर होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस पोस्ट के लिए, आरबीआई के लिए। तो जो पहले गवर्नर थे तो वो थे सर एस्बोर्न स्मिथ। और ये देखिए जब आरबीआई जब बना था तो उस समय का ये थे फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन ये जो थे थी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मैन थे, ये अंग्रेज की तरफ से थे। और अगर इंडियन गवर्नर की बात किया जाए तो पहले ऐसे जो भारतीय गवर्नर बने थे तो वो है आपके सी डी देशमुख। तो इनका देखिए जो कार्यकाल रहा था तो वो 1948 से लेकर 49 तक का। और अभी करंट में कौन है प्रेजेंट में गवर्नर अभी, तो वो है आपके शक्तिकांत दास है, जो कि ये 25वें नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपेक्स बैंक है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो ये जो है बहुत इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके पास होती है। जैसे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं तो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। यहाँ पे पहला इसका हो गया नोट इशू करना। तो आप जो भी नोट आप देखते होंगे जो मार्केट में सर्कुलेशन में आपका है, अब जैसे कि आपका 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का हो गया, तो इनका जो सर्कुलेशन है इशू करने का जो काम होता है तो वो होता है आरबीआई का।
तो जितने भी बैंकों में आप नोट देखते होंगे तो वो जो है आपका रेगुलेशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ये जो है आपका एक जैसे कोई भी नोट है वो लीगल टेंडर है कि नहीं है, कोई भी वैल्यू मनी आपका है तो वो जो है आपका किया जाता है आरबीआई के द्वारा ही। बस एक चीज़ आपका यहाँ पर है आपका कि जैसे कि 1 रुपये का जो नोट है आपका यहाँ पे, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो सर्कुलेट किया जाता है आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। लेकिन अब 1 रुपीज़ का नोट अब नहीं आता एक्चुअली में, पहले आते थे। फिर इसके बाद देखिए दूसरा फंक्शन होता है आरबीआई का कि ये जो है गवर्नमेंट का भी ये बैंकर होते हैं, मतलब कि जो आरबीआई के अंदर में जो खाते जो होते हैं, मतलब कौन अकाउंट खुला सकता है तो वो गवर्नमेंट होते हैं। हम लोग अपना चाहे अकाउंट खुलाना तो वो ऐसा नहीं है, वो जितने भी मेजर जो बैंक्स होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो ये उनका खाता होता है यहाँ पे। तो ये जो है एक तरीके से बैंकर होते हैं गवर्नमेंट के लिए। फिर इसके बाद देखिए तीसरा फंक्शन होता है इनका कि बैंकर्स के भी ये बैंक होते हैं। तो जितने भी बैंक आज आप देखते होंगे जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो उनका बैंकों का भी बैंक है आरबीआई। यानी कि उनको जो है टाइम टू टाइम पे अगर मान लीजिए कोई अगर ज़रूरत हो पैसे की तो वो उनको प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट दे के। फिर इसके बाद देखिए अगला है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का, मतलब कि जो क्रेडिट ये कंट्रोल कितना मतलब मनी सप्लाई होना चाहिए, तो ये जो है उसको भी कंट्रोल करती है मार्केट के अंदर में। और इसके पीछे देखिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं कि जैसे वो अपना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स वो अप्लाई करती है ताकि वो जो है क्रेडिट को इफेक्टिवली तरीके से कंट्रोल कर सके कि मार्केट में कितना मनी का सप्लाई होनी चाहिए। तो ये जितने भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स आपके होते हैं, जैसे कि आपका रेपो रेट हो गया, इनवर्स रेपो रेट आपका हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है लेटर ऑन स्टेज में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फिर इसके बाद में देखिए जो आरबीआई का जो मेन फंक्शन आपका होता है, तो ये जो है जो फॉरेन जो रिजर्व्स होते हैं तो उसका भी एक कस्टोडियन भी होता है, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व्स आपके रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई अगर फॉरेन में कोई पर्सन अर्निंग करता है, तो वहाँ से पैसा अगर वो भेजता है इंडिया में, तो जाहिर सी बात है वहाँ करेंसी डिफरेंट होगा। जैसे कोई यूएस में वर्किंग कर रहा है और वो जो है पैसा अगर भेजता है यहाँ पे कंट्री में, तो वो डॉलर में सेंड करेगा यहाँ पे। तो डॉलर को रिजर्व करने का काम जो है तो वो आरबीआई करती है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप डॉलर सीधा आप वहाँ से ले लिया बैंक में आके आप डॉलर यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे तो रुपया चलता है हमारे देश में, तो सबसे पहले डॉलर आएगा आरबीआई के पास, मतलब जो भी रहता है तो वो एक रिजर्व में रखता है अपने पास में। फिर इसके बाद वहाँ से जो है एक्सचेंज कर सकता है, दो आप इंडियन रुपीज़ में आप उसको कन्वर्ट करके ले सकते हैं। तो ये जो है अपने पास एक एक्सचेंज में अपना मतलब एक रिजर्व में रखती है, ताकि अगर कोई ऐसा समय आए जिस समय की ज़रूरत हो करने की उसकी, तो वो कर सकती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है इसके कि ये कस्टडियन होता है फॉरेन रिजर्व्स का। तो कोई भी फॉरेन रिजर्व्स है तो उसका वो जो रहेगा आरबीआई के पास में ही रहेंगे। और इसके साथ साथ में जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी फॉर्मुलेशन होती है तो ये सारा जो है आरबीआई ही करती है। जैसे कि आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट आपका हो गया, और एक तरीके से एजेंट की तरह भी काम करता है गवर्नमेंट का। और इसके साथ साथ में जैसे ये मेंबरशिप भी होती है इसकी आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक की भी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आप लोग याद रखना है यहाँ पे कि इसमें जो है कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं खोला जा सकता है यहाँ पे। और और साथ में जो आरबीआई रहता है, आरबीआई के पास जो खाते जो होते हैं, मतलब जो इनके पास जो भी पर्सनल अकाउंट जो होते हैं तो वो गवर्नमेंट के होते हैं, कोई पर्सनल अकाउंट नहीं रहती है इनकी। और इसके साथ साथ में जो आरबीआई है तो ये एक सुप्रीम मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी होती है कंट्री का। जितने भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर में तो उन सभी को ये कंट्रोल करती है और उसको रेगुलेट करती है। तो इसीलिए इसको देखिए रिजर्व बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है जितने भी कमर्शियल बैंक्स के जो तो भी रिजर्व्स होते हैं तो उनको अपने पास रखती है। तो ये सारा चीज़ हम लोग लेटर ऑन स्टेज में देखेंगे हम लोग। अब जैसे कोई भी बैंक है और जैसे आपका एसबीआई बैंक ही हो गया, एचडीएफसी बैंक ही हो गया, तो कोई भी बैंक अगर अपना जैसे ऑपरेट कर रही है तो अपना जो है वो अपना कुछ अमाउंट का जो मतलब रहता है, या कैश रिजर्व रेशियो हो गया या एसएलआर हो गया, तो उसके कुछ परसेंट जो भी परसेंट डिसाइड किए गए हैं वो फिक्स रहते हैं। तो उतना जो है अपना रिजर्व आरबीआई के पास रखनी होती है, ताकि अगर वो बैंक किसी भी कंडीशन में अगर मान लीजिए वो डूब जाए या फिर कुछ और भी इशू हो जाए उसके साथ में, तो आरबीआई जो है तो वो पैसा जो लोगों का अकाउंट मेंटेन है उस बैंक में तो वो उनको वापस दे सके, इसलिए आरबीआई जो है रिजर्व में रखती है अपने पास में। तो इसीलिए ये रिजर्व बैंक इसलिए बुलाता है इसको। तो आई होप कि ये सारा जो पॉइंट है जो कि आपका बैंकिंग से रिलेटेड आपको जो है ये समझ में आया होगा यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो इसमें से कौन सा जो है आरबीआई का एक सहायक नहीं है। तो देखिए जो आरबीआई है तो ये आरबीआई जो है ये बहुत तरीके से मतलब बहुत फंक्शंस होती है इसके करने का, जैसे कि ये तो क्रेडिट कंट्रोल करते ही है, इसके साथ साथ में जो है बैंकों का जो रिजर्व होता है उनको रखती है, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको होल्ड करती है,
और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। तो इसके देखिए बहुत सारे और भी सहायक भी होते हैं, यानी कि इसके सब्सिडरी जो है तो वो टोटल इसके 4 हैं। तो पहला इसमें आपका है जो कि आपका है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसका आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लोग याद रखना DICGC। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो देखिए ये जो है ये वर्क करता है कि आपके जो भी क्रेडिट होते हैं, मतलब कि बैंक में आपका जो भी पैसा होता है तो उसको जो है एक तरीके से ये आपका एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके बैंक में आपका कितना भी रुपया रहे तो मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है, तो अब जो है 5 लाख बढ़ा के कर दिया गया। हालांकि पहले केवल 1 लाख रुपए का ही था। अगर आपका बैंक में मान लीजिए 10 लाख रुपए रखा हुआ है, अगर बैंक मान लीजिए किसी कारणवश वो डूब गया तो आपको कितना मैक्सिमम मिलेगा पैसा, आपको तो 5 लाख मिलेगा। ये मतलब गारंटी इंश्योरेंस इतना प्रोवाइड करती है बैंक आपको। तो ये जो है सहायक जो बैंक है, मतलब सहायक जो कंपनियां है इसकी RBI का, तो वो है आपका दैट इज DICGC। तो यही जो है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके क्रेडिट का। फिर इसके बाद दूसरा जो है इसका तो वो है नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि जो शॉर्ट में NHB बोलते हैं हम लोग। तो जैसे हाउसिंग लोन जो होते हैं तो उसके लिए फैसिलिटी जो प्रोवाइड होती है, फाइनेंस जो होती है आपका, तो वो यही बैंक से आता है, डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है। लेकिन जो बैंक्स होते हैं आपके जितने भी स्मॉल बैंक्स है, SBI चाहे आपका और भी कोई भी बैंक्स आपके हो गए, तो वो जो है आपको देते हैं अपने पास से। लेकिन जो इसको क्रेडिट कौन करता है तो वह नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके साथ में जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड जो आपका यहाँ पर है, तो ये इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लेना, BRBNMPL। तो ये देखिए जितने भी करेंसी नोट जो आपके होते हैं तो उन सभी को छापने का ये काम करती है। मतलब यहाँ पे जो प्रिंटिंग जो होते हैं नोट्स का, तो वो इसके यहीं पे होती है। ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नोट्स को, करेंसी नोट्स को छापने के लिए। तो ये भी जो है RBI के एक सहायक है। और इसके साथ में चौथा आपका है नबार्ड। तो नबार्ड जो आपका है तो ये हम लोग डिटेल में इसको लेटर ऑन स्टेज में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो ये जो 4 है इसके सहायक जो है RBI के, तो ये मदद करते हैं इसको किसी न किसी एक काम के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, तो ये तो है ही। इसके अलावा नबार्ड आपका दिया हुआ, तो ये भी है इसका सब्सिडरी। इसके साथ में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है DICGC, तो ये भी जो है इसका एक सब्सिडरी है RBI का। अब यहाँ पे देखिए डी में दिया हुआ IDBI। तो देखिए जो IDBI आपका है तो ये जो है एक सेपरेट बैंक है, ना कि ये सब्सिडरी है RBI का। जो कि IDBI बैंक है तो ये कंट्रोल किया जाता है RBI के द्वारा ही। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन डी आपका होगा यहाँ पे। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द RBI। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका, जो कि RBI के द्वारा फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमने आपको RBI के जितने भी फंक्शंस होते हैं तो वो आपको हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप लोग जो है यहाँ से पॉइंट को देख के इजिली बता सकते हो इसमें। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इट इज द बैंक ऑफ इशू, यानी कि ये जो है बैंक है जो इशू करता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो नोट जो होते हैं तो उनको इशू करता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए सही है। इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के लिए जो है एक बैंकर की तरह ये काम करते हैं। तो ये भी देखिए पॉइंट आपका सही है कि जैसे अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक के पास नहीं, तो वो RBI से सीधा वो लेती है, क्योंकि इनके पास जो है अकाउंट होल्डर होते हैं RBI में, जो भी गवर्नमेंट होते हैं। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि इट इज द बैंकर ऑफ द अदर बैंक। तो ये जो है जितने भी अदर बैंक्स होते हैं तो उनका उनका जो है ये बैंकर की तरह काम करते हैं। तो ये भी आपका पॉइंट देखिए सही है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसमें कि इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का कितना फ्लो होना चाहिए मार्केट के अंदर में, पैसे का कितना होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, तो उसको भी ये रेगुलेट करती है। तो ये जो पॉइंट है आपका ये भी सही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है आपका ये सभी के सभी पॉइंट जो है आपका क्या होगा, सही है। मतलब कि ये जो है फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है RBI के द्वारा। तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे सी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम देखिए इसी तरीके से जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ। हम जो है आपका पूरा कंप्लीट जो भी आपके ऑपरेशनल और BD में जो पूछे जाएंगे आपके GK से, और बाकी जो आपका और भी टॉपिक्स है CRM का, मार्केटिंग का आपका है, तो वो सारा आपका जो है पूरा कंप्लीट हम आपका करा देंगे टाइम से पहले। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ में, और लोगों को भी जो है प्रमोट कीजिए आप लोग, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।